जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे सक्सेस पे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाला है, जिसकी आज एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट भी आ चुकी है। एग्जाम सिटी डिटेल्स में आप ये जान सकते हैं कि आपका एग्जाम किस सिटी में होने वाला है और किस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। 23 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होकर के 31 अगस्त तक आपका एग्जाम होने हैं। टोटल 5 दिन में 10 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने हैं, जिसमें 48 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। अब 48 लाख बच्चों का कंपटीशन एक बहुत अच्छा लेवल का कंपटीशन होता है। 60,244 वैकेंसी के लिए 48 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन एक अच्छे लेवल का कंपटीशन है। अब इसमें आपको बहुत सारे बच्चों के अंदर ये क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि भाई मेरा पेपर पहले है, मेरा पेपर बाद में है, अब मुझे फ़ायदा होगा या मुझे नुकसान होगा, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में हैं। दूसरे कट ऑफ के बारे में भी बच्चों के दिमाग में डाउट है कि मुझे कितनी कट ऑफ टारगेट लेके चलना चाहिए, कितने सेफ अटैम्प्ट मुझे मान के लेके चलना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज सेफ अटैम्प्ट कितना होगा, किस सब्जेक्ट को पहले करूँ, किस सब्जेक्ट को बाद में करूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ये जब मैंने एग्जाम दिया था मेरे सामने भी आए थे कि किस शिफ्ट में ज़्यादा मुझे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किस शिफ्ट में मुझे नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा, और मुझे किस तरह पेपर को अटैम्प्ट करना है, किस तरह मुझे सब्जेक्ट वाइज अपना टारगेट लेके चलना है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन टारगेट करने हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, मैंने कितने किए थे मैं वो भी बताऊँगा, और आपको कितने करने चाहिए वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, आपको 5 से 7 महीने हो गए तैयारी करते हुए, लगभग 8-10 महीने हो गए आपको पढ़ते हुए। पढ़ चुके आप जितना पढ़ना था आपको। अभी टाइम है स्ट्रेटजी का कि आपको किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट पेपर करना और तैयारी करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपने पूरी 1 साल तैयारी करी लेकिन आपका पेपर में अटेम्प्ट बिगड़ गया, आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर आपने तैयारी थोड़ी कम की है लेकिन आपने स्ट्रेटजी के साथ में पेपर को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लिया और पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, तो आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाते हैं। देखिए, 48 लाख बच्चों के साथ में आपका कंपटीशन है 60,000 वैकेंसी के लिए, तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन है। इसमें आप कंपटीशन को हल्का नहीं कह सकते। हाँ, वो बात अलग है, 48 लाख में से 5 से 7 लाख बच्चे ही सीरियस कैंडिडेट होते हैं जो अपना प्रिपरेशन को एकदम तैयारी अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन फिर भी आपको 5 से 7 लाख बच्चों में भी अगर आपका कंपटीशन है तो वो भी एक बड़ा कंपटीशन माना जाएगा, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल सीरियस हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि आपका एग्ज़ाम पहले होगा तो आपको नुकसान होगा, या पहले आपका एग्ज़ाम बाद में होगा तब नुकसान होगा। नुकसान की देखिए, नुकसान का तो आप दिमाग में से निकाल दीजिए कि आपको नुकसान और फ़ायदा होगा। ये पेपर को जो नॉर्मलाइजेशन टर्म है, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ पेपर के लेवल को इक्विवेलेंट करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपका पहली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है और एक एग्ज़ाम आपका लास्ट शिफ्ट में है। मान लीजिए आपको टाइम मिला, उसके बीच में आपका जो पेपर का जो पैटर्न है वो बच्चों को पता चल जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं पेपर में कि वो टॉपिक डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उन्हीं टॉपिक में आप लास्ट में तो उन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो वो बच्चे तो पढ़ लेंगे उन्हें। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसका एग्जाम का लेवल जो है वो इक्विवेलेंट किया जाता है। यानी कि जो शिफ्ट का एवरेज जो क्वेश्चन चल रहा होगा, फिर 10 शिफ्ट का एवरेज निकाल करके उससे बराबर किया जाता है। इससे डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे बच्चों का नुकसान नहीं होता नॉर्मलाइजेशन से। बस ये है कि किसी शिफ्ट में अगर कोई शिफ्ट अगर हार्ड आती है, कोई शिफ्ट ईजी आती है, तो उसे इक्विवेलेंट करने के लिए नंबर बढ़ाए जाते हैं। उस शिफ्ट के जिस शिफ्ट के नंबर एवरेज से कम हो, उस शिफ्ट में नंबर बढ़ाए जाते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्जाम या तो 23 अगस्त की पहली शिफ्ट में हो या तो 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में हो, कभी भी आपका एग्जाम हो, बस आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ में एग्जाम देना है। अपना जो बेस्ट दे सकते हो वो बेस्ट देना है आपको। अब बात करते हैं सेफ अटैम्प्ट के बारे में कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं। सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे और टोटल भी बात करेंगे। देखिए, आपके पास में 120 मिनट होती हैं 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए। उसमें सबसे बड़ा जो मेजर रोल होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही कर लिया तो आप पूरा पेपर अच्छी तरह सॉल्व कर लोगे और अच्छी तरह उसमें सिलेक्शन ले लोगे। अब टाइम मैनेजमेंट किस तरह सॉल्व करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपको टारगेट करनी है वो 2 सब्जेक्ट करने हैं, एक हिंदी एक जीएस। हिंदी और जीएस में अगर मैं पर्टिकुलरली अटेम्प्ट के बारे में बात करूँ तो जीएस के बारे में, अगर जीएस में आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप 30 तक टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर आपकी जीएस बहुत बढ़िया है, आपने पूरा सिलेबस रिवाइज किया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है आपने, मॉक टेस्ट भी आपने लगाए हैं, तो आप 30 क्वेश्चन के अराउंड आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर जीएस एवरेज है तो आप 20, 22, 25 क्वेश्चन भी टारगेट लेके चल सकते हैं। तो इसमें अगर मैं दोनों के बीच का एक एवरेज निकाल लूँ, 25 क्वेश्चन आपको सेफ अटेम्प्ट मान के चलने हैं। अगर मैं फरवरी जैसा पेपर फरवरी में आया था ऐसा पेपर आता है तो आपको 25 क्वेश्चन टारगेट लेके चलने हैं जीएस में। जो जिन बच्चों की जीएस अच्छी है वो 30 कर सकते हैं और जिनकी थोड़ी एवरेज है वो 22-20 तक भी रह सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन तो हो गए आपके जीएस में। और हिंदी में लेके चलने हैं आपको। हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 में से क्वेश्चन टारगेट करने हैं आपको 35।
35 क्वेश्चन सभी को करने हैं, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिन बच्चों ने तैयारी की है, जिन बच्चों ने हिंदी पढ़ी है, जिन बच्चों ने हिंदी रिवाइज की है, वो बच्चे आराम से 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने भी किए थे, आपको भी करने हैं। तो 35 क्वेश्चन हिंदी में हो गए, 25 क्वेश्चन जीएस में हो गए, टोटल मिला के हो गए 60 क्वेश्चन। इन 60 क्वेश्चन को आपको 20 मिनट में सॉल्व करने हैं। 20 मिनट में आपको इन दोनों को सॉल्व करने हैं, क्योंकि देखिए जीएस में भी और हिंदी में भी आपको सिर्फ पढ़ना है और टिक करना है। उसमें ज़्यादा आपको सॉल्यूशन नहीं करना, कुछ आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। हिंदी में देखिए 30 क्वेश्चन आपको वन लाइनर, मतलब आप पढ़ोगे और सॉल्व कर दोगे उसको, यानी कि टिक लगा दोगे। लेकिन 5 क्वेश्चन आपको पैसेज के जो होते हैं उनमें थोड़ा सा पढ़ना होगा, उसके बाद में उसको समझना होगा, उसको आंसर देना होगा। वहाँ आपको 1-2 मिनट देनी है, 1 से 1.5 मिनट में आप पूरा पैसेज पढ़ लो, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में उसका आंसर टिक करो। तो यहाँ आपको 20 मिनट में दोनों सब्जेक्ट खत्म करने हैं, जीएस और हिंदी। इसमें आप पहले या दूसरे नंबर पे कोई सा भी सब्जेक्ट कर सकते हो, हिंदी पहले कर सकते हो या जीएस पहले कर सकते हो, दोनों में से कोई भी आप पहले कर सकते हो। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में देखिए 55 क्वेश्चन आते हैं, पहले भी 55 आए थे, इस बार भी संभावना है 55 ही क्वेश्चन रीजनिंग में आने हैं। अब 55 क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब पूरे एग्जाम के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 1/3 अकेली रीजनिंग है, 55 क्वेश्चन। तो रीजनिंग आपको एकदम माइंड खोल के सॉल्व करनी है। अब आपके पास में बचे हैं 80 मिनट, सॉरी 100 मिनट बचे हैं आपके पास में। 100 मिनट में आपके पास में क्वेश्चंस बचे हैं 75। 60 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के बचे हैं। रीजनिंग में आपको फर्स्ट बार में जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जिनमें आप ज़्यादा टाइम नहीं दो, यानी कि 35 से 40 क्वेश्चन आप अराउंड फर्स्ट उसमें निकाल लो। 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको सीधे पहुंचना है मैथ्स पे, यानी कि पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है आपको। जो क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लगे रीजनिंग में, या जो ज़्यादा टाइम टेकन कर रहे हो, वो क्वेश्चन आपको गोला लगा करके उन पर, यानी कि उनके क्वेश्चंस नंबर जहाँ लिखे होते हैं वहाँ पर आपको गोला टिक करके और आगे बढ़ जाना है कि ये क्वेश्चन मुझे दोबारा अटेम्प्ट करना है। अब आप जाइएगा मैथ्स पे। अब पूरी आपको मैथ सॉल्व करनी है। मैथ्स में आपको टारगेट लेके चलना है लगभग 15 क्वेश्चन का। पहले 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जितने भी आप कर सकते हो, पहली बार में आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसमें अगर आप एक बार में निकालोगे तो 75 क्वेश्चन सॉल्व करने में लगभग आपके 50 मिनट चले जाएंगे। 50 से 60 मिनट में आपको एक बार दोनों सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ पर आप कर सकते हो 50 मिनट ये हो गए और 20 मिनट उन दोनों सब्जेक्ट को दिया आपने, 70 मिनट ये हो गए और 5 मिनट में आपको भरनी है ओएमआर। अब ओएमआर आपको आप अपनी मर्जी से भर सकते हो, या तो आप सब्जेक्ट वाइज भर सकते हो, यानी कि पहले आपने जीएस करी, जीएस के फिल कर दीजिए, हिंदी करी, हिंदी के फिल कर दीजिए, फिर रीजनिंग करी, रीजनिंग के फिल कर दीजिए। या अगर आप ऐसे नहीं फिल करना चाहते तो फिर एक वो बना लीजिए, यानी कि मुझे 40-40 में बांट लीजिए उनको। 40 क्वेश्चन करने के बाद में मुझे ओएमआर फिल करनी है, फिर 40 करने के बाद में ओएमआर फिल करनी है, या मुझे 50 क्वेश्चन करके 50 क्वेश्चन फिल करने हैं, फिर दोबारा 50 करने हैं, फिर दोबारा 50 करने हैं, इस तरह बांट लीजिए। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मत करना कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया उसके बाद में ओएमआर फिल किया, उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। इकट्ठे करना जब भी करो, या तो सब्जेक्ट वाइज कर लेना या फिर 40-50 का एक ग्रुप बांट के उसमें कर लेना। अब ये हो गया आपका 50 मिनट यहाँ चली गई आपके रीजनिंग में और मैथ्स में पहली बार में, और 20 मिनट वहाँ चली गई, 5 मिनट ओएमआर फिलअप में चली गई, यानी कि ये हो गई आपकी टोटल 75 मिनट। अब आपके पास में बची हैं टोटल 45 मिनट। 45 मिनट में आपको दोबारा जाना है रीजनिंग पे। सबसे पहले रीजनिंग में वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़े टाइम टेकिंग है। उसके बाद में आप आराम से एक आइडिया लगा लोगे कि मेरे पास इतना टाइम बचा है और इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले आपको आसान क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पूरे पेपर के। हिंदी और जीएस के अलावा रीजनिंग में और मैथ्स में वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको पहली बार में, जो क्वेश्चन आसान हो और जो क्वेश्चन कम समय में सॉल्व होते हो। ये दोनों करने के बाद में आपके पास में अब बची हैं 45 मिनट। 45 मिनट में आपको दो सब्जेक्ट के 30 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। रीजनिंग में सेफ अटैम्प्ट अगर मैं कहूँ तो आपको 50 क्वेश्चन के अराउंड अटैम्प्ट करने हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसकी लैंग्वेज इतनी बड़ी होगी कि वो सॉल्यूशन सॉल्व होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो भी आपको क्वेश्चन छोड़ देना है। तो 50 से 52 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में अटैम्प्ट करने हैं, 60 क्वेश्चन आपके वहाँ अटैम्प्ट हो गए। मैं रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आपके मान लेता हूँ, 50 रीजनिंग में और 60 वहाँ, 110 क्वेश्चन ये हो गए। और मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो आप 15 17 18 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आप 15 क्वेश्चन तो अगर आपकी मैथ्स भी एवरेज भी है तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि यूपी पुलिस की जो मैथ्स है वो बहुत आसान आती है अदर एग्जाम से मुकाबले। तो 15 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए, 60 क्वेश्चन जीएस और हिंदी के हो गए, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए। 50 और 60 110 और 15 क्वेश्चन मैथ्स के आपके 125 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो गए। ये एक अटैम्प्ट बिल्कुल सेफ अटैम्प्ट है। 125 क्वेश्चन तो मैंने वो बताए जो आप कर सकते हो आराम से, इससे ऊपर ही करोगे, क्योंकि हिंदी में आपके 35 बताए मैंने, हिंदी में आप 37-38 तक आराम से टच कर सकते हो। जीएस में मैंने 25 बताए, वहाँ भी 2-4 क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हो। वहीं रीजनिंग में मैंने 50 बताए हैं, रीजनिंग में आप ऊपर ही करोगे, इससे कम नहीं करोगे, क्योंकि 50, 52, 53 क्वेश्चन रीजनिंग में आप आराम से कर सकते हो। वहीं मैथ्स में भी आप 2-3 क्वेश्चन बढ़ा सकते हो, तो 130 से 135 के बीच में आप सेफ अटेम्प्ट रख सकते हो, अगर ऐसा पेपर आता है जैसा फरवरी में आया था। बाकी
एग्ज़ाम का लेवल डिसाइड करेगा कि एग्ज़ाम के लेवल से आपको कितने अटैम्प्ट करने चाहिए। हो सकता है आपका 100 अटैम्प्ट करने पे भी सिलेक्शन हो जाए, और हो सकता है एग्ज़ाम इतना आसान आ जाए कि आपके 140 अटैम्प्ट करने के बाद में भी आपका सिलेक्शन ना हो। ये चीज़ डिसाइड करेगा एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है वो। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अगर कट ऑफ की बात की जाए, जो एग्ज़ाम आपका फरवरी में आया था, फरवरी में अगर फरवरी वाले एग्ज़ाम की बात मैं अगर करूँ, तो वहाँ जो सेफ अटैम्प्ट मुझे लगता है, वहाँ हमको 120 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए थे। 110-12 क्वेश्चन आपके ठीक होते, 5-7 क्वेश्चन आपके गलत भी निकलते, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता। यानी कि अगर मैं सीधी सीधी नंबरों की बात करूँ तो 230 के आसपास वहाँ की कट ऑफ रहने वाली थी, जैसा उस पेपर का लेवल था। अगर ऐसा पेपर आता है तो आपको 125-130 के आसपास में अराउंड अटैम्प्ट करने हैं। उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपके गलत भी होते हैं, उसके बाद में भी आपके 230-235 के आसपास में आपके नंबर बन जाएंगे। अब इसमें गर्ल्स अपना नंबर 5-10 नंबर घटा सकती हैं, यानी 5-7 क्वेश्चन घटा सकते हैं, और बॉयज़ अपना, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अनरिजर्व बॉयज़ की कट ऑफ में मतलब सेफ अटैम्प्ट बता रहा हूँ। उसके बाद में अब अगली चीज़ बताते हैं। 5 दिन आपके पास में बचे हैं। 5 दिन में आपको क्या करना है? देखिए, जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, जिस टीचर से पढ़ना था पढ़ चुके हैं। अब आपके पास में जो नोट्स हैं, उनमें उन्हें उठाइए और अपने 5 दिन को बांट लीजिए एक एक सब्जेक्ट के वाइज। यानी कि सबसे ज़्यादा इस इन 5 दिनों में आपको ध्यान देना है 2 चीज़ों पे, एक हिंदी पे, एक जीएस पे। क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स आप कितनी भी पढ़ लो, अभी इतनी जल्दी उन चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाओगे। उनमें वो मांगती है रिविजन, वो मांगती है प्रैक्टिस। ये चीज़ें अगर हिंदी जीएस में आप जितना टाइम दोगे, ये आप 1 या 2 या 10 क्वेश्चन भी आप बढ़ा ले गए तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। सबसे पहले आपको टारगेट करनी है हिंदी। हिंदी में देखिए, अब अगर मैं बात करूँ 5 दिन की, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तारीख आप छोड़ देना। 22 तारीख में अपनी तैयारी करना एग्ज़ाम देने की, और 22 तारीख में आप थोड़ा माइंड को रिलैक्स देना। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 23 तारीख को, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी जिनका एग्ज़ाम लेट है उनके तो और भी फ़ायदे हैं। 21 तारीख तक ये आप चीज़ें फॉलो करो। उसके बाद में एग्ज़ाम का एनालिसिस देखो, एग्ज़ाम के एनालिसिस के आधार पर अपनी तैयारी करो, जिनका एग्ज़ाम बाद में है। लेकिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम 23 अगस्त को है, वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें। सबसे पहले आपको हिंदी उठानी है। हिंदी में आपको एक दिन में 12 घंटे पढ़ना है आपको। यानी कि 17 तारीख, कल 17 तारीख है, 17 तारीख में 12 घंटे पूरी आपको हिंदी रिवाइज करनी है। और हिंदी में वो टॉपिक रिवाइज करने हैं जिन टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, यानी कि ये टॉपिक मेरे गलत हो सकते हैं, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं, और अपने नोट्स से पढ़ना है। कोई नया टीचर मत पकड़ना, कोई नया सोर्स मत पकड़ना, सिर्फ अपने नोट्स पे रिलाई करना जो आपने नोट्स अभी तक पढ़े हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, देखो उन्हें तो कुछ बताने का फ़ायदा है नहीं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ है कि अपने नोट्स उठाओ और 12 घंटे, लगभग 10-12 घंटे अपना पढ़ाई करो। उसके बाद में अगली चीज़ आती है 18 तारीख, यानी कि 18 तारीख को आपको क्या पढ़ना है? 18 तारीख को पढ़नी है आपको जीएस। हिंदी में आप 2 दिन भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आपको हिंदी में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है तो हिंदी में आप 2 दिन दे सकते हो, 17 और 18 तारीख। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आप 18 में जीएस पढ़ना। जीएस में आप, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं 8। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के बाद में आपकी करंट अफेयर। करंट अफेयर के बाद में आती है आपकी यूपी जीके। यूपी जीके के बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स। ये हो गए टोटल आपके 8 सब्जेक्ट। 8 सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिमिटेड 8 से 10 टॉपिक हैं जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8 से 10 टॉपिक की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उन टॉपिक को पढ़ना है। इन टॉपिक में आपको हद से हद 2 से ढाई घंटे लगेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी की आप रिवाइज कर लोगे अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो। इसके बाद में करंट अफेयर में मैंने पीडीएफ भी दी थी, आप खुद से भी पढ़ते होंगे। करंट अफेयर भी आप 2 से ढाई घंटे में, लगभग 6 से 7 महीने की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। आराम से 2 से ढाई घंटे में आराम से पढ़ सकते हो आप। तीसरी चीज़ आती है यूपी जीके। यूपी जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सारी यूपी जीके नहीं पढ़नी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू के आधार पर आपने पढ़े होंगे, पीवाईक्यू में क्या पूछा जा रहा है उसी के आधार पर यूपी जीके के आपको 2 से ढाई घंटे में पूरा जो यूपी जीके है उसको रिवाइज करना है। यहाँ आपको रिवाइज करना है, पढ़ना कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इतना डीपली जाना है। रिवीजन में क्या होता है, जो चीज़ हमने पढ़ रखी है हम उन्हें रिवाइज करते हैं। अब तीसरी चीज़ में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें पढ़नी है। यानी 12-14 घंटे में आपको पूरी जीएस रिवाइज करनी है और हिंदी रिवाइज करनी है। इसके बाद में आप 3 दिन में 1 दिन मैथ्स पढ़ लो, जो टॉपिक आपके वीक हैं उन्हें देख लो एक बार, फॉर्मूले रिवाइज कर लो। फॉर्मूले रिवाइज करने से क्या होता है, लास्ट टाइम पे जैसे मेंसुरेशन के फॉर्मूले हो गए, परसेंटेज के फॉर्मूले हो गए, एसआईसीआई के फॉर्मूले हो गए, इन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर इन्हें स्किप कर जाते हो आप तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आपको वहाँ फॉर्मूला याद ना आया। इसी तरह रीजनिंग के आपके पास में कुछ शॉर्ट्स नोट्स होंगे, वहाँ पर आपको क्लॉक, कैलेंडर, ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं, वहाँ आपको उन नोट्स को देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ टाइम आपको रीजनिंग में देना है, कुछ टाइम मैथ्स में देना है, बाकी सबसे ज़्यादा टाइम आपको हिंदी में और जीएस में देना है इन 5 दिनों में। तो ये चीज़ें देखिए ऐसी थी, आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने खुद फील किया है। मैंने एग्ज़ाम दिया था जब, उस टाइम पे ये चीज़ें मेरे सामने आई थी।
ये क्वेश्चन लगभग हर बच्चे के मन में होंगे इस टाइम पर कि मेरा पेपर पहले है, मेरा पेपर बाद में है, मुझे किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है। ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी एक वीडियो में। अब बाकी कोई और आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ जाके आपका कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में जाके पूछिए, वहाँ आपको मैं पर्सनली आपका रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा आपको अगर कोई पीडीएफ चाहिए तो भी हमारे टेलीग्राम में जाइए, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ किसी भी सब्जेक्ट की। और अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।